Assalamu alaikum dear students, welcome to IRFA Info Race for All. Today we will discuss MCQs of class 10 of chapter 3. So our first question on the screen is, the unit of nervous system is, यानी nervous system का जो functional unit है वो क्या है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एक्सॉन या हार्मोन? नेफ्रॉन की अगर बात की जाए तो नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. Neuron is the functional unit of nervous system. So option B is the correct answer, neuron. Now move to the next question. The nature of myelin sheath is, myelin sheath की nature क्या है? मतलब जिस तरह की अगर हम बात करते हैं स्लिपरी है, रिजिड है, इलास्टिक है, जो भी, यानी वो इलास्टिक है, रिजिड है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है. तो जो माइलिन शीट होती है वो किसी भी चीज़ को कंडक्ट नहीं करता, उसकी जो है वो इंसुलेटिंग नेचर होती है. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, इंसुलेटिंग नेचर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्शन इज़, यानी एक एक्शन जो है वो किस तरह से कोऑर्डिनेट करता है, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं या कह लें कि कंपोनेंट्स होते हैं. ऑप्शन ए है हमारे पास इफेक्टर, रिस्पॉन्स, स्टिमुलस या रिसेप्टर्स. अच्छा, इफेक्टर जो है वो रिस्पॉन्स देता है किसी भी स्टिमुलस या किसी भी इन्वायरमेंटल चेंज में. तो अगर वो पहले ही ना कोई रिसीव हुआ ना उसको उसका रिस्पॉन्स मिला, पहले ही उसने रिस्पॉन्स दे दिया रिसीव होने के बावजूद से पहले ही, तो ये गलत है. पहले ही नहीं हो सकता, उसको पहले रिसीव करना और इस तरह सारा होता है. फिर ये भी गलत है क्योंकि स्टिमुलस हुआ, रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स या इफेक्टर्स हो गए, यहाँ पे रिस्पॉन्स तो फिर एक्शन को मिला ही नहीं, तो ये गलत है सीक्वेंस जो है. रिसेप्टर, इफेक्टर, स्टिमुलस या रिसेप्टर्स. अच्छा, देखा जाए तो रिसेप्टर और इफेक्टर यानी रिस्पॉन्स और इफेक्ट पहले ही हो गया, रिस्पॉन्स जो है वो पहले ही मिल गया, रिसीव और रिस्पॉन्स, और स्टिमुलस बाद में हो रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट सीक्वेंस है इसकी. अच्छा, अगर इसकी बात की जाए तो स्टिमुलस यानी पहले इन्वायरमेंटल चेंज हुआ, इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हुआ, रिसेप्टर्स ने फिर उसको रिसीव किया, कोऑर्डिनेटर्स यानी जो कोऑर्डिनेशन का जो सिस्टम है उसमें गया, और देन जो है इफेक्टर्स ने उसके लिए उसके रिएक्शन में जो है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया. सो दिस इज़ द करेक्ट सीक्वेंस. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द एलोंगेशन ऑफ आई बॉल रिजल्ट्स इन, आई बॉल का जो बड़ा होना है वो किस चीज़ का नतीजा होता है? अच्छा, इसमें ब्लाइंडनेस का नतीजा होता है, डेफनेस का, मायोपिया का या नन? सो ब्लाइंडनेस अगर देखा जाए तो वो तो बिल्कुल अंधेपन में आ जाता है, ठीक है. और डेफनेस तो एयरिंग लॉस, मायोपिया जो है ये नियर साइटेडनेस को कहते हैं, और एलोंगेशन ऑफ आईबॉल जो है वो तब होती है जब मायोपिया होता है. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द हार्मोन विच इंक्रीज द रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन इज, नेफ्रॉन में रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के रेट को इंक्रीज़ कौन सा हार्मोन करता है? रीएब्जॉर्प्शन के रेट को कौन सा हार्मोन जो है वो इंक्रीज़ करता है? अच्छा जी, अब अगर देखा जाए, सॉरी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो होती है नेफ्रॉन में. अब इसमें से कौन सा नेफ्रॉन इसको इंक्रीज़ करता है? अच्छा जी, अब देख लेते हैं. ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रीन, इंसुलिन या वैसोप्रेसिन. ग्लूकागॉन जो है वो उसमें जो है वो होती है ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो मेंटेन होता है. ग्लूकागॉन में ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है वो मेंटेन होता है. और एपिनेफ्रीन की अगर बात की जाए, एपिनेफ्रीन ट्रीट्स सिवियर एलर्जिकल रिएक्शंस और सडन एस्थमा अटैक्स, ठीक है. एलर्जिक रिएक्शन और सडन एस्थमा अटैक्स को ये एक एंटीबायोटिक ट्रीट करती है. इंसुलिन जो है ये सिक्रीट होती है बाय पैंक्रियास, ठीक है. और वैसोप्रेसिन की अगर बात की जाए, सो वैसोप्रेसिन इज़ एन एंटीबायोटिक, और यही जो है इंक्रीज़ करता है ये एक हार्मोन है, सॉरी, जो कि इंक्रीज़ करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन नेफ्रॉन. सो वैसोप्रेसिन इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज़ प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ मेडुला. मेडुला के टॉप पर या ऊपर क्या प्रेजेंट है? पोन्स, सेरिबेलम, सेरिब्रम या स्पाइनल कॉर्ड? तो अगर पोन्स की बात की जाए, ये जो है पोन्स, सेरिबेलम और ये जो है ये दोनों हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं. सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है. तो मेडुला भी क्योंकि हाइंड ब्रेन का पार्ट है, तो मेडुला के ऊपर पोन्स प्रेजेंट होते हैं. पोन्स भी हाइंड ब्रेन का पार्ट है लेकिन वो मेडुला के टॉप पे प्रेजेंट होता है. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
डैश सेपरेट्स द मिडिल एयर फ्रॉम इनर एयर, यानी मिडिल एयर को इनर एयर से क्या चीज़ इसमें से सेपरेट करती है? ये चारों जो है अगर देखा जाए ये एयर ही के पार्ट्स हैं, मैलियस, इनकस, यूस्टेशियन ट्यूब एंड ये स्टेप्स, ये चारों जो हैं वो एयर के ही पार्ट्स हैं। अब मिडिल एयर को इनर एयर से कौन सी चीज़ इनमें से कौन सा पार्ट सेपरेट करता है? तो वो है हमारे पास स्टेप्स। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है इरफा क्विज़, इसको आप जो है सब्सक्राइब करें और ताकि जो वेबसाइट बनी है irfa.org.pk, इसके थ्रू जो है वो पाकिस्तान के तमाम स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन मिल सके और हर बच्चा जो है वो तालीम हासिल कर सके। तो ये इसी तरह से ही हो सकता है, आप लोगों की सपोर्ट से ये हो सकता है। तो आप लोगों की सपोर्ट यही है कि आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और इस पर कमेंट्स करें। थैंक यू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट इज़ इनवॉलेंट्री इन एक्शन? नर्वस सिस्टम का इन चारों में से कौन सा पोर्शन जो है वो इनवॉलेंट्री इन एक्शन है? इनवॉलेंट्री वो एक्शन होता है जिसमें थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं हुआ होता। अच्छा, सेंसरी नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मोटर नर्वस सिस्टम या स्टोमैटिक नर्वस सिस्टम? सो द पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट इज़ इनवॉलेंट्री, तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ही पता चल रहा है कि वो इनवॉलेंट्री इन एक्शन है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ दीज आर हार्मोन्स एक्सेप्ट, इन चारों में से सारे हार्मोन्स हैं एक्सेप्ट यानी किसके अलावा? अब देख लेते हैं, पेप्सिनोजिन, थायरॉक्सिन, ग्लूकागॉन या इंसुलिन। अच्छा, पेप्सिनोजिन की अगर बात की जाए, पेप्सिनोजिन इज़ अ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। इट इज़ नॉट अ हार्मोन, इट इज़ अ डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन द स्टमक में प्रेजेंट होती है। थायरॉक्सिन जो है वो थायराइड ग्लैंड की जो है वो हार्मोन है और ग्लूकागॉन भी और इंसुलिन भी। ठीक है, तो पेप्सिनोजिन जो है वो एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है, हार्मोन नहीं है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, इन चारों में से कौन सी चीज़ जो है वो सेंसिटिव टू डिम लाइट होती है? ठीक है, धीमी लाइट में। कॉन्स, रोड्स, कॉर्निया या रेटिना? कॉन्स और रोड्स दोनों जो हैं वो रेटिना के जो है सेल्स हैं सेंसिटिव टू लाइट जो होते हैं, तो उनमें से जो रॉड सेल्स हैं वो सेंसिटिव टू डिम लाइट होते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लोब कंसर्न विद हेयरिंग एंड स्मेलिंग इज़, अच्छा ये जो है सारे सेरिब्रम जो है फर्दर डिवाइड हो जाता है सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स में, और उसमें फर्दर जो सेरिब्रल हेमीस्फीयर है फिर वो लोब्स में डिवाइड हो जाता है। अब इन चारों लोब्स में से कौन सी लोब जो है वो हेयरिंग एंड स्मेलिंग का उसका फंक्शन है? फ्रंटल लोब, पैरिएटल लोब, टेम्परल लोब या ऑसिपिटल लोब? So lobe which is concerned with hearing and smelling is temporal lobe. Option C is the correct answer. Now move to the next question. The activity in relation to change in the environment, यानी environment में किसी भी change के होने को कहते हैं basically stimulus, response, effectors या receptor। अच्छा, तो अगर बात की जाए इन्वायरमेंट में किसी भी चेंज को जो है वो जब होता है तो उसको स्टिमुलस कहते हैं। फिर इफेक्टर्स जो हैं, रिसेप्टर्स उसको रिसीव करते हैं, ये जो रिसेप्टर हैं उसको रिसीव करते हैं, इफेक्टर्स जो हैं फर्दर उसके रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। सो स्टिमुलस इज़ द एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकागॉन इज सिक्रीटेड बाय ग्लैंड, ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है मेंटेन रखती है, वो किस चीज़ से जो है वो सिक्रीट होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड से, प्रोजेस्ट्रॉन से या एस्ट्रोजन से? अच्छा, अगर बात की जाए यहाँ पर प्रोजेस्ट्रॉन की, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन की अगर बात की जाए, इट इज़ अ हार्मोन एंड सपोर्ट्स प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। ठीक है जी, और इसी तरीके से अच्छा ग्लूकागॉन जो है बेसिकली वो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ग्लूकागॉन इज सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो है वो एक हार्मोन है और ये भी एक एस्ट्रोजन भी एक हार्मोन है, कोई ग्लैंड नहीं। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मैन विच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स? मैन में कौन सा हार्मोन जो है वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है मैन में?
ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्ट्रॉन, टेस्टोस्टेरॉन या एस्ट्रोजन। ऑक्सीटोसिन की अगर बात की जाए, सो ऑक्सीटोसिन इज़ अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में होता है, उसका सेक्स से कोई वो ताल्लुक़ नहीं है। प्रोजेस्ट्रॉन की अगर बात की जाए, इट इज़ अ हार्मोन एंड सपोर्ट्स प्रेगनेंसी। टेस्टोस्टेरॉन की अगर बात की जाए, इट इज़ प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन, ये प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन जो है वो क्या करता है कि फीमेल के, इट इज़ अ हार्मोन विच हेल्प्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, यानी फीमेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मैन की, तो मैन के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरॉन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंसरी पार्ट ऑफ एयर इज़, एयर का जो हसास हिस्सा है वो है सक्लस, कोक्लिया, स्टेप्स या वेस्टिब्यूल। कोक्लिया जो है वो एक स्नेल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और वो सेंसरी पार्ट ऑफ एयर है, हसास हिस्सा कान का। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।